तो क्या ये नाम का महत्व व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है? सबसे होता है बड़ी बात कि आप अपने नाम के अनुरूप रहने की कोशिश करो। कभी तो विनोदी रहे होंगे आप। देखिए, जब विनोदी रहे तो कॉलेज का जमाना था। हाँ। कि आपने पोएट्री कब शुरुआत करी? मैं कॉलेज के मैगजीन का एक स्टूडेंट एडिटर भी रहा, तो लिखना तो तब से चालू था। कशमकश चलती है, तो उसमें मैंने पहली पोएम जो लिखी, अच्छा। हर रंग में तेरी बात लिए फिरता है, जैसे कोई साया जिन्नात लिए फिरता है। अब तो अपनी आहट से भी डर लगता है, गमे दिल मौत की सौगात लिए फिरता है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आप जानते हैं, दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, जो साहित्य जगत में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। हमारे मेहमान साझा करते हैं आपके साथ अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव। उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते चलते जीवन की विषम परिस्थितियों से दो चार होते हुए कैसे उन्होंने कलम थामी, बहुत से अनुभव आपसे साझा होते हैं और साथ के साथ कविताएं भी सुनाते हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जो हमारे पास आज हमारे ख़ास मेहमान हैं आपके लिए, जिनको हम लाए हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगी कि आप 3 भाषाओं में लिखते हैं, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेज़ी। और कहानी विधा, कविता, कहानी, गज़ल, नज़्म, लेख, आलेख, संस्मरण, उपन्यास, लगभग साहित्य की तमाम विधाओं पर आपकी कलम चलती है और अनेकों अवार्ड सम्मान से जो है आपकी झोली भरी हुई है। और अंग्रेज़ी के काव्य संग्रह के लिए उनको हिमाचल से भी जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला हुआ है। इसके अलावा सामान्य जो क्षेत्रीय अवार्ड सम्मान हैं उनकी तो गिनती ही कैसे करें इतने कम समय में। और दोस्तों, कई संस्थाओं के मेंबर्स हैं, किसी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साहित्यिक संस्थाएं, शहर के लगभग सभी अदारों में आपकी शिरकत रहती है और आपकी गरिमा में उपस्थित जो है हर साहित्यिक कार्यक्रम में हम देखते हैं। इसके अलावा आपकी रचनाएं समय समय पर अखबारों में, मैगजीन्स में प्रकाशित होती रहती हैं। टीवी पर, रेडियो पर भी आपकी रचनाएं जो है प्रसारित और जो है होती रहती हैं समय समय पे। कुल मिला के साहित्य जगत का जाना माना नाम है। तो दोस्तों, मिलवाने में देर कैसी, आइए करवाते हैं एक ख़ास मुलाकात। जी हाँ, बात कर रही हूँ विनोद खन्ना जी की। विनोद खन्ना जी, आप जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, शुक्रिया उर्मिल जी, आपने याद किया और बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के जी। और जैसे हम कुछ बातें साझा करेंगे, अदरवाइज़ ये बातें छिपी रहती हैं और जब हम आमने सामने बात करते हैं तो बहुत सी बातें निकल के आती हैं जी। हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आप मेरे बारे में जानेंगी तो मैं भी आपके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल। और मैं कुछ ना बताऊं तो क्योंकि ये तो आज आपका दिन है, तो आपका दिन है तो आप ही के बारे में ज़्यादा जानेंगे। और ऐसा है कि किसी ने ये कहा है जी, आप पूछें और हम ना बताएं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ। एक ज़रा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और विनोद जी, आपका नाम ही इतना प्यारा है, विनोद। विनोद का मतलब कि खुश मिजाजी में जीवन जीने वाला, हास्य विनोद में हंसमुख इंसान, है ना, उसको कहते हैं। तो क्या ये सच है कि इंसान के नाम का उसके व्यक्तित्व से संबंधित होता है? कहते हैं किसी का नाम सुशील हो तो उसके जीवन वो बड़ा सुशील होता है, कोई नाम ऐसा हो कि राम जिसके नाम के आगे तो उसका व्यक्तित्व राम जैसा होता है। तो क्या ये नाम का महत्व व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है? देखिए, जो नाम होता है ना वो हम खुद नहीं रखते, वो तो हमारे माँ बाप या कोई रिश्तेदार या जिन्होंने भी रखा है। तो सबसे होता है बड़ी बात कि आप अपने नाम के अनुरूप रहने की कोशिश करो तो आप नाम को सार्थक कर सकते हो। वरना तो वो एक कहावत है ना कि आँख के अंधे नाम नयन सुख, तो वो हो जाती है कि भी आप की बात सही है कि थोड़ा हंसी मजाक तो देखो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन एक आदमी जब आता है तो
उसको धीरे धीरे पता चलता है रियलिटी का कि वो कहाँ पे आया है, किस घर में आया है, किस हालात में आया है। और उसको फिर ये भी आभास होने लगता है कि जब वो इधर उधर आसपास देखता है कि मुझे कहाँ पे जाना है, मेरी मंजिल कहाँ है, क्या मैं जहाँ हूँ वहाँ पे खुश हूँ या नहीं हूँ। अगर उसको लगता है कि मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है तो धीरे धीरे वो सीरियस होने लगता है। शुरू में जरूर वो विनोदी स्वभाव का होता है, हंसता है, मुस्कुराता है, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। लेकिन जब एक कैरियर की समझ लो या किसी इस तरह के एक मुकाम पे पहुंचने की चिंता जब शुरू हो जाती है तो वो सीरियस होना शुरू हो जाता है। जिंदगी से जब दो चार होने लगता बिल्कुल, है तो उसका विनोद कहीं, उसका विनोदी व्यक्तित्व वो थोड़ा कुछ थोड़ा बैकग्राउंड में चला गंभीर जाता है। होने लगता है। मैं और बगैर गंभीर हुए मुझे लगता है जीवन को सहेजना, जीवन को संवारना, जीवन को निखारना आसान नहीं होता। वो बड़ा मुश्किल होता है। वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम सारी जिंदगी एक ही रंग में नहीं गुजार सकते। सही बात है। क्योंकि ज़िंदगी के बहुत अलग अलग रंग आपको मिलते हैं, तो उनके हिसाब से अपने आप को ढालना भी। तो चलो मैं इसी के साथ दूसरा सवाल जोड़ती हूँ, कभी तो विनोदी रहे होंगे आप। देखिए, जब विनोदी रहे तो कॉलेज का जमाना था। हाँ, अब आई ना बात, परतें खुल रही है, परतें खुल रही है जी। तो कॉलेज के ज़माने के बाद जब जैसे ही आप कॉलेज में होते हो तो आपको लगता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया, ये सारी मेरी है और मैं ही इसका मालिक हूँ, और आपको कुछ फिक्र नहीं होती किसी किस्म की। लेकिन जब आप कॉलेज से निकल गए और उसके बाद एक नौकरी की चिंता हो गई, चलो वो भी एक चिंता अगर ख़त्म हो गई, नौकरी मिल गई, तो उसके बाद वो एक ऐसी उम्र होती है, जैसे मैंने अब 18 साल की उम्र में या 19 साल, 18 और 19 साल के बीच में मैंने सर्विस शुरू कर दी थी। तो जब सर्विस में आदमी आ जाता है तो उसका एक चिंता तो ख़त्म हो जाती है कि अब मुझे सेटल होना है और मेरे को नौकरी ढूंढनी है, तो वो खत्म। उसके बाद दूसरी चिंता अपने आप आती है, क्योंकि उसके हार्मोन्स जो हैं वो उछलने लगते हैं। और वो हार्मोन्स क्या है कि एक अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स से होना स्वाभाविक है। और जब वो होती है तो उसमें आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, और वो कितनी देर चलती है उतनी देर आपको अप्स और डाउन्स आपकी लाइफ में आते हैं। क्योंकि फिर आपको यही होता है कि ये कामयाब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मिल पाएंगे कि नहीं, विवाह होगा कि नहीं, घर तो वाले मानेंगे कि नहीं। तो वहाँ से एक लिटरेचर का, पोएट्री का शुरुआत होती है। क्योंकि शायद अरिस्तु ने कहा है या सुकरात ने कहा है कि एट द टच ऑफ लव एवरीबॉडी इज ए पोएट। तो पोएट्री का जो सबसे पहला इंस्पिरेशन है वो वहाँ से मिलता है। चलो, मेरे को तो ये सवाल पूछना भी था आपसे कि आपने पोएट्री कब शुरुआत करी, तो उसका जवाब मुझे मिल गया है कि 18-19 साल की एज के बाद। हाँ, नहीं, उससे पहले मैंने लिखना शुरू कर दिया था। अच्छा, उससे पहले ही प्यार हो गया था? उससे पहले स्कूल के मैगजीन में, कॉलेज के मैगजीन में, मैं कॉलेज के मैगजीन का एक स्टूडेंट एडिटर भी रहा जी। तो लिखना तो तब से चालू था। लेकिन प्रेम सौंदर्य पे कब से लिखना शुरू? ये जो चीज़ है ये आई, और आई ऐसे मौके पे और इस तरह से आई कि उसने झंझोड़ के रख दिया जी। तो उस वक़्त जो लिखा गया जी, वो लगभग इसी विषय पे था जी। कुछ है आपके पास? बहुत कुछ है। अच्छा। तो वो जब आया तो मैंने सबसे पहला एक जनरेशन गैप होता है जी। हमारे समय में लव मैरिजेज नहीं होती थी 60s के जो माँ बाप ने कहा वही होना है। हाँ, चलो, कविता से पहले मैं आपसे पूछना यही चाह रही थी कि जब पहली बार प्यार हुआ तो आपने कलम थामी, मतलब कलम तो बहुत पहले थाम ली थी स्कूल मैगजीन्स में, लेकिन प्यार प्रेम के ऊपर जो कविताओं का जन्म हुआ वो उसी टाइम प्रेम के उसमें हुआ, और बहुत खूबसूरत आपने बात कही। और विनोद जी, मैं तो ये कहती हूँ कि जब एक साहित्यकार
कैमरे के सामने टीवी स्क्रीन पर एक सच्चाई को बयां करते हैं तो सही मायने में सच्चे साहित्यकार हैं आप, जो बिल्कुल सच्चाई बगैर किसी डर के। देखिए और मैं एक बात ठीक और है। जी, और विनोद जी, आप जिंदगी को हूबहू समक्ष रख रहे हैं हमारे दर्शकों के कि वाकई इस सच्चाई को हम छुपा नहीं सकते, इसको नकार नहीं सकते कि एक बार तो किसी न किसी से प्रेम होता है और पहला प्रेम कभी भूल भी नहीं सकता इंसान। तो आप कुछ कहना चाहते हैं, अब आप कहिए। हाँ, वो एक ऐसा टाइम होता है कि मतलब आपको लगता है कि सारी ज़िंदगी ये शायद एक ही मसला है मेरी ज़िंदगी में और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका जो झुकाव है वो नेचुरल है और उसके अंदर फिर जब आपको कुछ सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप एक पोएट के रूप में अपने उद्गार, मन की पीड़ा, हाँ, वो संवेदना वो लिखते हैं। हाँ, और किसी को कह नहीं सकते तो हाँ, वो जरिया तो किताब बस फिर एक साहित्य, अगर आपके बचपन से ही आप लिख रहे हैं तो फिर एक लिखना ही एक आपके एकमात्र उपाय रह जाता है कि जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, चाहे उसको कोई सुने ना सुने। सही बात है, लेकिन आप कागज के ऊपर उसको उतार देते हैं। कागज से जो रिश्ता बन जाता है बिल्कुल, तो सारे मन का बोझ उस कागज वो से ही। कागज और कलम जो है वो आपके साथी होते हैं। सही बात है। और वो रात को आप चाहे 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे उठ के आपको वो जब सेंसिटिविटी आपके माइंड में आती है जी, तो आप लिखना शुरू कर देते हैं। सही बात। तो जब कन्फ्रंटेशन होती है, क्योंकि हमारे टाइम में तो कोई लव मैरिजेस का चलन नहीं था, लेकिन जब ये स्थिति आ गई तो सबसे पहला कन्फ्रंटेशन आपका घर वालों से होता है कि वो इस बात को राजी नहीं होते, पसंद नहीं करते। और खासकर जब एक विषम स्थितियां हों, जो आप इंटरकास्ट हो या कुछ इस तरह की बात हो, तो वो बिल्कुल ही हमारे समाज में नागवार होते हाँ हैं। तो उनसे जब एक कशमकश चलती है तो उसमें मैंने पहली पोएम जो लिखी, अच्छा। वो आपको सुनाता तो हूँ। खोलिए, पढ़ते, हम तो खुलवाने के लिए तैयार बैठे हैं, पढ़ते जी। ये उन्हीं को संबोधित है, जी। माता पिता को। अच्छा जी। वो आपको बनाते हैं, आपको दुनिया में लाते हैं। तो ए मेरा अक्स बनाने व मिटाने वालों, छेड़ो न मुझे तुम मेरी फिक्र जाने दो, जिंदगी को अंधेरों में गुजर जाने दो, मुझको उम्मीद के साथ ही मर जाने दो। उम्मीद के साथ ही मर जाने दो, क्योंकि मेरी उम्मीद पूरी नहीं हो रही। क्या बात है। किसको ये हाले दिले गमगीन कहूँ, किसको ये हाले दिले गमगीन कहूँ, टूट के कहता है दिल के बिखर जाने दो। इंसान की जिन्स ही कुछ ऐसी है कि बस, इंसान की जिन्स ही कुछ ऐसी है कि बस खुद बसते रहो, औरों को उजड़ जाने दो। हो नहीं सकता मैं ज़माने का तलबगार, हो नहीं सकता मैं ज़माने का तलबगार, हार के कहता हूँ ये शौक़ नज़र जाने दो। मैं खुद से ही कहता हूँ कि अपना शौक़ छोड़ दो, क्योंकि ज़माना तो बहुत पावरफुल है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। देर से चली आई है उनकी ये रवायत, ज़माने की जो रवायत है वो बड़ी देर से चली आई है, वो कैसे बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे। प्यार के दुश्मन है, देर से दुश्मन है या कोई भी है, सज्जन भी हैं, पर वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और मैं अपनी जिद पे अड़ा हुआ हूँ। तो देर से चली आई है उनकी ये रवायत, कहता हूँ जिन्हें खून का असर जाने दो। उनके खून में है ये बात, और मैं उनको यही कहता हूँ कि इसका अंजाम क्या होगा। देर से चली आई है उनकी ये रवायत, कहता हूँ जिन्हें खून का असर जाने दो। समझे हो न समझोगे मेरी बात को तब तक, समझे हो न समझोगे मेरी बात को तब तक, जब लोग कहेंगे शराबी है जी घर जाने दो। क्या बात है विनोद जी, कमाल है, क्या बात। तो ये उस वक़्त आदमी सोचता, कहाँ तक सोचता है, अगर ये नहीं हुआ तो या तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, अगर नहीं ख़त्म हुआ तो मैं शराबी हो जाऊंगा, नहीं तो मतलब ये लोग तो बदलेंगे नहीं। आप हुए शराबी?
अब ये सवाल उठता, देखो सवाल मैंने नहीं किया, नहीं। आपकी कविता जाते जाते सवाल छोड़ गई। साहित्यकार जो कहता है वो हमेशा करता नहीं है, कल्पना भी होती है। कल्पना होती है। हाँ। तो वो शराबी होने वाली बात तो खैर अगर होती तो फिर शायद जिंदगी किसी और तरफ मुड़ जाती, तो वो कंस्ट्रक्टिव नहीं रहती, डिस्ट्रक्टिव हो जाती। चलो कुछ बातों पे पर्दा रख लेते हैं। आप हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। तो लगे हाथों एक कविता और हो जाए। हाँ, अब जो उन दिनों हालत होती है, जिन दिनों ये कविता लिखी गई थी, तो उस वक्त आपको हर तरफ क्या नजर आता है? आपका भी तो तजुर्बा होगा, आप बताइए। मतलब अब तो बदला लेने पे उतर आए, मतलब हम हमारी परतें मत खोलिए। कहते हैं कि प्यार जो है पर्दों में ही अच्छा लगता है, वो पनपता है तो और संजीदा होता जाता है। और जी खैर, आपने तो मेरे तो पर्दे आप उखाड़ ही रहे हैं। जी, आपकी कविता बयां कर रही थी दरअसल कि भाई वाकई अगर हालात ऐसे होते तो क्या क्या होता है शायर एक मन के साथ, मन की जो आपने बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति आपने करी है। और ज़िंदगी है, मुझे लगता है कि जिन रास्तों से ज़िंदगी गुजरती है वो हालात जिम्मेदार होते हैं। उस वक़्त ना आदमी को, जैसे हम कहते हैं कि वो लैला मजनू की कहानी, और उसको हर वक्त लैला ही नज़र आती थी, कुछ नज़र नहीं आता था। और रांझे को हर वक्त हीर ही नज़र आती थी, कुछ और नज़र नहीं आता था। सच्ची बात। तो वो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लेकिन उनको क्यों नज़र नहीं आते जो प्यार के दुश्मन है, प्यार को जो नकारते हैं, उनको नजर नहीं आता है कि इनको क्या दिख रहा है? उनको क्या, उनको ये तो पता लगता है कि ये आदमी मुश्किल में है। हाँ। लेकिन वो उसके मुश्किल का निवारण नहीं करेंगे और उसको मतलब बल्कि उसको उल्टा और सताएंगे। जी। तो वो इसी वजह से वो इनका सच्चा जो प्यार था जिनका, उनकी कहानियां हम सैकड़ों सालों तक सुनते आ रहे हैं। तो उस वक्त की फीलिंग क्या होती है, ये इस कविता में है। जी। वक्त हर रंग में तेरी बात लिए फिरता है। वक्त हर रंग में, दिन रात, सोते जागते उठते बैठते, हर रंग में तेरी बात लिए फिरता है, जैसे कोई साया जिन्नात लिए फिरता है। जैसे आपके पीछे भूतों का साया लगा होता है। अब तो अपनी आहट से भी डर लगता है, अब तो अपनी आहट से भी डर लगता है। क्या बात है? गमे दिल मौत की सौगात लिए फिरता है। लोग आते हैं और मेरे जख्म हिला देते हैं। लोग आते हैं और मेरे जख्म हिला देते हैं, 4 घूंट जहर के बस और पिला देते हैं। क्या बात है? गैर फिरता है मेरे कूचे में कुछ लेकर, कि अगर शायद मैं कामयाब ना हूं और रकीब कामयाब हो जाए। गैर फिरता है मेरे कूचे में कुछ लेकर, मेरी अर्थी है कि वो बारात लिए फिरता है। क्या बात है, वाह वाह। ख्याल एक लम्हा तो परेशान भी करता होगा उसको, गैर को। ख्याल एक लम्हा तो परेशान भी करता होगा, तुमको पाकर कोई कायनात लिए फिरता है। तुम नहीं हो तो नहीं कुछ, अपने आप को समझाने वाली बात। क्या बात है? कि तुम नहीं हो तो नहीं कुछ, ऐसा तो नहीं है, जर्रा जर्रा अपनी औकात लिए फिरता है। माना मौसम है, कह तो दिया कि मैं तुम नहीं हो तो नहीं कुछ, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उस कहने के पीछे जो दर्द है वो, माना मौसम है, चमक है और बर्क बिजली तड़पे है, कौन अब वसल के जज्बात लिए फिरता है। क्या बात है? मेरी नजरें हैं मुकाबिल तेरे ए मौसम, चल तो देखें कौन बरसात लिए फिरता है। क्या बात है? वक्त हर रंग में तेरी बात लिए फिरता। क्या बात है। तो विनोद जी वाकई उन लम्हों को कैद किया हुआ है आपने, और किताब का नाम भी बेहद खूबसूरत है, ये लम्हों की शरारत। दोस्तों गज़ल संग्रह है, गज़ल है, नज़्म है, कुछ शेर है, और किताब का नाम भी बेहद खूबसूरत है, लम्हों की शरारत। तो इस किताब में वो लम्हे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ शरारत की है। इसके बीच में एक आग गिलास है और वो टाइम नीचे गिरता जा रहा है, आदमी
इस स्टेज में होता जी, है जी, और जी। यहाँ पे पहुँच जाता है, क्या बात तो है, देखता है कि मेरे में क्या चेंज आ गया। क्या बात है। बहुत खूबसूरत आवरण भी है किताब का। और दोस्तों, ज़िंदगी पर बात हो रही है। यूँ समझो कि विनोद जिसके पूरे जीवन काल से मुलाकात हो रही है। और जीवन सिर्फ प्यार के सहारे ही नहीं चलता, जीवन में सभी का सहारा चाहिए होता है। और अपनी जिम्मेदारी को कितनी शिद्दत से निभाने वाली शख्सियत होते हैं हमारे शायर, इस पर भी बात ज़रूर होगी। और थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं बातों का। और विनोद जी, कविताओं से तो आपका परिचय हमने कर लिया है कि शुरुआत कब हुई, और प्रेम प्रणय में बंधने के बाद रचनाओं की जो लय होती है, सुर लय ताल बनते हैं, और जो एक गति आगे को बढ़ती है, वो तो जग जाहिर है, शायद ये हर एक किसी की प्रेम की कथा व्यथा है। लेकिन हमारे जो शायर हैं हमारे पास बैठे हैं, और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, भाई आप हैं कहाँ से, क्योंकि पंजाब का शायर कौन से शहर से है ये उनको ज़रूर बता दीजिए। अपने बारे में बताइए, कहाँ पढ़ाई लिखाई करी, कहाँ आपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से करी, और फिर नौकरी क्या करी, थोड़ा अपने बारे में बता जी। दीजिए। ऐसा था कि मेरा जन्म सन 1948 में जालंधर में हुआ। अच्छा और जी। वो समय था कि जब देश का विभाजन हुआ था, और उसके 1 साल बाद ही मेरा जन्म हुआ। और 1 साल के बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो उस वक़्त घर में वही विभाजन की ही बातें होती थी कि जो लोग अपना घर बार छोड़ के आए, कौन रह गया पीछे, कौन मारा गया, कौन आ गया, कौन कहाँ है, कौन मिल नहीं रहा। तो इस तरह की बातें जब होती थी, तो फिर उनका एक अलग तरह से प्रभाव पड़ा। और मेरा जो पहला नॉवल था वो भी उसी प्लॉट को लेकर था। जी। तो जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई, और उसके बाद डीएवी इंस्टीट्यूशंस में मैंने हायर सेकेंडरी किया, और डीएवी इंस्टीट्यूशन से ही मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। जी। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेटली इंजीनियरिंग की, जिसको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है इंडिया की, तो वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी। जी। और जॉब तो मेरे को डिप्लोमा करने के बाद ही मिल गई थी, 68 सरकारी नौकरी 69 में। हाँ जी, सरकारी नौकरी मिल गई थी। लेकिन जब मैंने डिग्री कर ली, तो सरकारी नौकरी में जैसे मैं एक सेक्शनल ऑफिसर यानी पीडब्ल्यू में था, तो उसकी मेरी प्रमोशन आगे एसडीओ की होनी थी, तो वो नहीं हो रही थी। और हुई भी तो वो टेम्पररी हुई। तो मुझे लगा कि यहाँ ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो मैं छोड़ के फिर आर्मी में चला गया। अच्छा जी। तो वो आर्मी का थोड़ा कैरियर रहा, और उसके बाद फिर मैं प्राइवेट जॉब में चला। मेरे को कमीशन, आर्मी में कितने समय नौकरी करी? आर्मी मेरे को कमीशन मिल गया था 74 में। और 74 में उस वक्त क्या था कि मेरा लास्ट चांस था, 26 साल की उम्र थी, और उसके बाद वो आप कमीशन के लिए नहीं सिलेक्ट हो सकते। तो मेरे को लास्ट चांस में वो पहली ही अटेम्प्ट में मिल गया। और जब ट्रेनिंग के लिए मैं मद्रास ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में गया, तो मैंने देखा कि मेरे साथ वाले लड़के कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है। तो मैं उसमें काफ़ी सीनियर था, और उसमें फिजिकल ट्रेनिंग होती है। चाहे मेरे को टेक्निकल कमीशन मिला था इंजीनियरिंग में, और उसमें 2 साल की सीनियरिटी भी मिलती है। तो मेरे को एक फ्रैक्चर हो गया ड्यूरिंग जो वहाँ पे भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग। तो उस फ्रैक्चर से मैं उभर नहीं पाया, और मेरा दिल टूट सा गया। तो फिर मैंने वहाँ से विड्रॉ कर लिया, रिज़ाइन कर लिया, और मैं वापस आके मैंने प्राइवेट जॉब में। और प्राइवेट जॉब में तो फिर ऐसा था कि भी मुझे हिंदुस्तान का लगभग हर प्रांत में रहना पड़ा। वो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो जहाँ भी कंस्ट्रक्शन थी होती थी, कॉन्ट्रैक्ट होता था, वहाँ वो मेरे को भेज देते थे। और उसका एक तरह से फ़ायदा ही हुआ कि मैंने कम से कम पूरी नहीं तो आधी स्टेट्स तो मैंने हिंदुस्तान की देखी, और उनका कल्चर समझा, और वो मुझे लेखनी में मेरे काफ़ी काम आया होगा। हाँ। बहुत काम आया। तो ये शुरुआत थी। और नावल तो मैंने लिख लिए थे जब मैं अभी कॉलेज में डिप्लोमा में पढ़ता था, तो 2 साल के बाद छुट्टी होती थी, जो 2 महीने की या महीने की। तो उस टाइम पे यही होता था कि हमारे एक घर में हमारे एक जीजा जी थे, वो शायर थे बड़े मशहूर, नंदलाल परवाना नाम से। अच्छा जी। और दिल्ली में उनका रिहाइश थी, और पूरे ऑल इंडिया में उनका नाम था। तो वो उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला।
जी। हालांकि उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई। वहाँ से फिर मैंने नॉवल लिखना शुरू किया। शायरी तो मेरी बाद में आई। और उपन्यास फिर आपने किस उम्र में लिख लिया था? आप देखिए 65 में मैं 17 साल का था। तो मेरी कुछ कहानियां वीर प्रताप अखबार में छपी जो जालंधर से निकलता था। फिर वहाँ उपन्यास उन्होंने जैसे किश्तों में छापना शुरू कर दिया। तो उसको पढ़ के जब मैं सुंदर नगर में जॉब 68 में चला गया तो मेरा उपन्यास उन दिनों वीर प्रताप में शुरू हुआ था। तो मुझे पता नहीं था कि वो शुरू हो गया है। तो एक दिन क्या हुआ कि हम शाम को एपिसोड वाइज आता था ना? हाँ, एपिसोड वाइज, धारावाहिक की तरह। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जब मैं एक दिन हम शाम को चाय के लिए हलवाई की दुकान पे बैठे थे तो उसने वो जलेबियां दी तो नीचे मेरा नाम लिखा हुआ। अच्छा। अखबार के ऊपर। क्या बात है। तो मैंने कहा ये कहाँ से ये छप गया। हाँ। और मैं एकदम उछल पड़ा। जलेबी फिर और ज्यादा खाई? जलेबी तो छोड़ दी वहीं। अच्छा, जलेबी छोड़ दी। और वो अखबार ढूंढने लगा और वो अखबार लेके और मैं अपना जालंधर छुट्टी लेके आ गया। जो दूसरे लोग थे उनको तो जलेबी खिलाते हैं आप? वो तो खा रहे थे आराम से। और उनको ऐसा है कि साहित्यकार को जब अपने छपा हुआ नाम पहली बार देखता है ना तो उसको जो खुशी होती है वो दूसरे से आप उम्मीद नहीं कर सकते उसको। सही बात है। हाँ, तो वो आप जाके 10 जगह दिखाओगे कि ये देखो मेरा आया, ये देखो। बिल्कुल। लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सही बात है। तो फिर मैं जब छुट्टी लेके जालंधर आया तो मैंने उनसे कहा कि भी मेरा वीर प्रताप वालों से कि भी मेरा उपन्यास छपा है तो उसकी मुझे कॉपी चाहिए। कहते कॉपी तो आपको रख लेनी चाहिए थी। मैंने कहा भी मैं तो वहाँ था और वहाँ मुझे पता ही नहीं चला और ये छप भी गया। तो कहते कि अब उन दिनों क्या होता था, हाथ से कंपोजिंग होती थी, आपका कंप्यूटर नहीं होते थे। जब मैंने उनको मैन्युस्क्रिप्ट दिया तो वो सारा काला हो जाता है। जब वो अंदर कंपोजिंग रूम में करता है ना कंपोजर, तो उसके हाथ में स्याही लगी होती है, सब काला हो जाता है, फाड़ के फेंक देते हैं, फिर वो बचता नहीं है। अब मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास पब्लिशर का लेटर आ गया कि आपका हमने पढ़ा है अखबार में, हमें आप दीजिए, हम इसकी तो बुक छापेंगे। तो मैंने कहा मैं इसको पब्लिशर को क्या जवाब दूं। तो वो फिर एडिटर बहुत अच्छे थे, जान पहचान के थे। तो उन्होंने कहा कि भी आप ऐसा करो, रिकॉर्ड रूम में बैठ के आप वापस इसको लिखो। उन्होंने चपड़ासी से कह दिया कि फाइलें निकाल के इनको दो, जितनी भी फाइलें हैं सब। तो मैं कई हफ्ते उनका वहाँ बैठ के दोबारा अपना उपन्यास नकल करके उसमें से लिखता रहा। क्या बात है। बहुत खूब। और मेरे ख्याल पंजाबी में रहा होगा? वो हिंदी में था, शिखर के राही उपन्यास। हाँ, पंजाबी में भी आपका एक उपन्यास? पंजाबी में फिर बाद में आया, तो वो मंजिलत मजबूरियां वो बाद में आया। उसके बाद जब वो लिखा तो समझिए कि भी इतनी गर्मी होती थी, एक पंखा चल रहा है धीरे धीरे धीरे, और उसमें इस रिकॉर्ड रूम में पसीना पसीना होके वो मैं उनका मैन्युस्क्रिप्ट अपना दोबारा बनाया। फिर वो पब्लिशर को दिया। खैर उसने फिर मेरे से 4 उपन्यास का एग्रीमेंट किया कि आप मुझे 4 किताबें देंगे, और उन दिनों मुझे 2200 रुपया रॉयल्टी मिली। क्या बात है। 70s की बात है, उस वक्त 2200 रुपया कोई चीज होती नहीं, बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरह से मेहनत तो आपकी पूरी हुई है। मेहनत तो इससे ज्यादा क्या होगी कि आप अपना ही उपन्यास दोबारा से लिख रहे हो। देख कर लिख रहे हैं। हाँ, सिलेबस की तरह। हाँ, तो वो सारा करके तो उसके बाद फिर वो जब 4 किताबें छप गई तो फिर मेरा वही शुरू हो गया कि मैं आर्मी में चला गया, आर्मी से मैं प्राइवेट में चला गया, प्राइवेट से मैं दूसरी स्टेट्स में रहने लग गया। तो वो बीच में एक लंबा गैप पड़ गया। तो जब नौकरी करनी है तो फिर कभी कोई चीज छूट भी जाती थी कुछ समय के लिए, अंतराल तो आता ही है। हाँ, खासकर शौक के दरमियान तो अंतराल आता ही है। अंतराल भी आता है, और एक जो आपका पहले की विधा है लिखने की वो बदल जाती है। क्योंकि जब आप किसी टाइम पे आपके लिए प्यार मोहब्बत ही सब कुछ था, वो अब दुनिया के थपेड़े जब जमाने के लगते हैं तो आप देखते हो कि चाहत की दुनिया में राहत नहीं है। क्या बात है। और कौन है जो इससे आहत नहीं है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। दोस्तों, चाहत की दुनिया में राहत नहीं है। कौन है जो इससे आहत नहीं है। तो आप भी जरूर आहत होंगे चाहत की वजह से। दिल की बातें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि साहित्यकार जब दिल की बात बोलते हैं और
कुछ पर्दे खोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी से काफ़ी मिलती जुलती ज़िंदगी है। हर इंसान की ज़िंदगी के कुछ पड़ाव तो ऐसे होते हैं जो हर किसी से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर से प्रेम में जीवन के, यानी प्रेम में पड़ने के। और उस उम्र में उस आकर्षण से कौन बचा है, शायद आप भी नहीं बचे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि सर ने बताया, और आपकी शुरुआत उपन्यास से हुई, फिर आपकी विधाएं, लेख, आलेख, संस्मरण, कविताएं, पंजाबी कविताएं, अंग्रेज़ी कविताएं, तो ये दौर भी आया। तो विधा आपकी दिल के करीब कौन सी विधा है जिसमें आप ज़्यादा सहज पाते हैं खुद को? उसके बाद जब मैंने बताया ना कि जब एक वो फेज़ गुजर गया प्यार मोहब्बत का, तो वहाँ से पोइट्री की शुरुआत हो गई। जो गज़लें लिखना और वो जो शेर लिखना और जो इस तरह की रुबाइयाँ लिखना, वो वहाँ से शुरुआत हो गई। तो वो मैं लिख लिख के रखता गया, क्योंकि मेरे पास इतना कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, साधन नहीं थे, क्योंकि मैं रहा कहीं राजस्थान में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं यूपी में, कहीं हरियाणा में, तो उस तरह से कोई एक पत्रिका से संबंध नहीं बन पाया। अखबारों से जरूर था कि अखबार में लेता था, तो मेरे लेटर्स टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में, तकरीबन सारे नेशनल डेलीज में आते रहे। जब ये बहुत एक अंतराल के बाद मैं जब चंडीगढ़ में आया, तो यहाँ मुझे लगा कि कुछ ऐसी सोसाइटी है जो जिसके साथ मैं संबंधित हो सकता हूँ। और फिर एक नई चीज़ जो इंटरनेट आ गया, तो आप लिख रहे हैं, आपको पढ़ कोई नहीं रहा, तो बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इंटरनेट पे मैंने अपनी पोइट्री डालनी शुरू कर दी। उसको पढ़ के एक प्रतिक्रियाएं आने लग गई, प्रतिक्रियाएं आई, कमेंट्स आए, और एक कई बार तो ऐसा हुआ कि एक एक पोएम पे 70 80 कमेंट आए। और वो पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया की साइट पे मैं लिखता था, और उसमें बहुत से पूरे वर्ल्ड के पोएट उसके साथ एसोसिएटेड थे। तो उनका हेड ऑफिस गुड़गांव में था। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि भी आपकी कविताओं को लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम आपकी कविताएं छापना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको वो संकलन करके दे दिया। तो वो मेरा पहला जो इंग्लिश का पोइट्रीज का बुक थी पोइट्री की, वो लैम्प पोस्ट के नाम से उन्होंने छापी। और जब उन्होंने छापी तो उनको, अब वो तो उनका काम ही बुक्स को छापना था, तो साल के अंदर पता नहीं कितनी बुक्स छापते थे। तो और उसके लिए आपको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी उसमें मिला। उनको लगा कि ये एक ऐसी बुक है जिसको हम सम्मानित कर सकते हैं। जी जी। तो फिर उन्होंने मुझे गुड़गांव बुलाया जी। और एक मैंने इसकी प्रति वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को भेजी। तो उनको बहुत पसंद आई। वो कहते हम इसका विमोचन करेंगे, हम चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से उनको बुलाएंगे आपकी बुक का। और आपको इस बुक के लिए मुझे लैम्प पोस्ट, ये काव्य संग्रह है, अंग्रेजी की कविताएं हैं इसमें, पोइट्री है। और ये जो लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट से जाहिर सी बात है कि ये लैम्प पोस्ट है, ये रास्ता दिखाने वाला है। और आपने भी कविताओं के माध्यम से, हाँ, मुझे एक रास्ता मिल गया। और मैं वही देख रहा था कि जब मुझे इतने लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी पोइट्री में कुछ तो है, तो जब वो हिमाचल वालों ने बुलाया, उनका एनुअल फंक्शन होता है 22 जुलाई को, तो 22 जुलाई 2014 को उन्होंने वहाँ पे मंच से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और सब तरह के जो डिग्निटरीज थे उनके हाथ से उसका विमोचन कराया। क्या बात, बहुत तो फिर एक मुझे खुशी लगा हुई कि हाँ, और बल्कि कमाल हुआ है। हाँ, मेरे साथ यहाँ की जो वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, हाँ, निरुपमा दत्त, वो मेरे साथ गई उस फंक्शन में, वो भी शामिल थी जी। और विनोद जी, मैं जरा किताबों पे बात कर लूँ आपकी, 1 बाय 1 बहुत सारी किताबें हैं। चलो ढूंढे बहारों को, चलो ढूंढे बहार को, तो बहार को ढूंढने की बात होती है और शायर मन बहारों को ही ढूंढता है और उन्हीं से दो चार होता है, सबको रास्ता दिखाता है, उसकी खुशबू से सबको महकाता है। और ये किताब जो है बहुत खूबसूरत है, काव्य संग्रह है और उड़ान बाकी है, ये काव्य संकलन है, उड़ान बाकी है। तो इतनी सारी किताबें हैं, इन पर थोड़ी थोड़ी बात ज़रूर करेंगे। और
ये पंजाबी की कविता संग्रह है। हाँ, ये कविता संग्रह है, इसमें कुछ औरों की भी हैं। इसका क्या नाम है? लफ्ज़ां दे बंजारे। तो दोस्तों, लफ्ज़ा दे बंजारे, तो ये पंजाबी काव्य संग्रह है। तो एक पंजाबी रंग हो जाए। हाँ, एक पंजाबी कविता भी हो सकती जी, है जी। इसमें से सुनाना चाहेंगे? उसमें वो छपी नहीं, अच्छा, इसमें छपी है जी। एक। लफ्ज़ों के जो कवि होते हैं, कथाकार होते हैं दोस्तों, वो लफ्ज़ों के बंजारे ही होते हैं। अपने दिल के उद्गार लफ्ज़ों में जिस तरीके से बयां करते हैं, वो शब्द कहाँ कहाँ नहीं पहुँचते, हर जगह ट्रैवल करते हैं। हर कहते हैं ना कि हर मन के कोने तक पहुँचते हैं वो शब्द। बहुत खूबसूरत नाम है लफ्ज़ां दे बंजारे। ये कविता एक मॉडर्न गज़ल का एक चलन था किसी ज़माने में। जी। तो उस ज़माने में वही जो 70-71 का ज़माना था, जिसमें हम प्रेम में वो मुब्तला रहते थे। तो जी, स्वागत है। उस वक़्त ये लिखा गया था, जी। बस्ती तेरी च मैं बेजार नज़र आउंदा हाँ। बस्ती तेरी च मैं, आप पंजाबी समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मैं आंदी है। बेजार नज़र आउंदा हाँ, गैर नू इश्क दा बीमार नज़र आउंदा हाँ। क्या बात है। जिस रोज रकीबा ने कहा बच के जरा को, कि इत्थे नहीं आना। जिस रोज रकीबा ने कहा बच के जरा को, उस दिन तो थोड़ा को खबरदार नजर आउंदा हाँ। क्या बात है। रिया करदा सी जिस थां ते सुबह शाम कदी। रिया करदा सी जिस थां ते सुबह सुबह शाम कदी उस दी गली च। हुण ज्यादातर तड़कसार नजर आउंदा हाँ। क्या बात है। सुबह सुबह कोई देख ना ले। छड़ कम दा फिकर दिता पर चमदा नहीं। छड़ कम दा फिकर दिता पर चमदा नहीं। इस करके खज्जल अते खुआर नजर आउंदा हाँ। क्या बात है। तेरे सुहप्पन नू दस करना भी की है। तेरे सुहप्पन नू दस करना भी की है, जिस करके मैं लूथां च शुमार नजर आउंदा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और विनोद जी, अब कुछ परतें खुली हैं, तो फिर आपकी शादी कब हुई? शादी की वही कहानी है। हाँ। जब एक विद्रोह करने का सोच ही लिया, हाँ, तो फिर वो विद्रोह कर दिया और शादी करवा ली 1971। अच्छा, जिनसे प्रेम करते थे? अनफॉर्चुनेटली वो तो कामयाब नहीं हुआ। वो तो कामयाब इतना ही हुआ कि उसने कुछ गज़लें मुझे दे दी। अच्छा। और उसके बाद जो संबंध बना, वो जो तो कहते हैं ना कि ऊपर से बन के आता है। जी जी। तो वो जैसे ऊपर से ही बन के आया था जी। तो बस वहाँ पे बन गया। और वो हुआ भी ऐसे ही कि भी कुछ हाथ नहीं, हमारा एक अटैची उसका एक मेरा, हाँ। और वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत की। क्या बात है। यानी जिनसे आप प्रेम करते थे उनसे विवाह हो गया? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ। ये जो हम चाहते हैं ना, हाँ। वो ज़रूरी होता नहीं। अब हीर और रांझा एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन हीर की शादी तो कहीं और हो गई। जी 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 जी। तो रांझा क्या करेगा? रांझा क्या करेगा? हाँ, या तो यही है कि वो सारी उम्र वैसा ही हाँ। बैठा रहेगा जी, तो नहीं तो फिर कहीं और करनी ही हाँ, पड़ेगी। हाँ। तो अच्छा, जो अटैची थी वो उठानी पड़ी कहीं और जाने के लिए, कहीं और पर हाँ, ये जरूर था। हाँ, प्रेम तो वहाँ भी हुआ, प्रेम हुआ। और हाँ। ये भी था कि भी शादी करनी है तो रीति रिवाज से नहीं करनी। रीति रिवाज से इतना ज्यादा विमुख हो गया था मैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि एक सर्विस में आने के बाद मैंने वो देख लिया कि दुनिया में ना बराबरी, अनइक्वलिटी कितनी ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डिजर्व नहीं करते उनको मिल रहा है, और जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिल रहा। सही बात। तो वो जब देखा कि इतना ज्यादा फर्क है अमीरी और गरीबी में, तो वो सारी चीजों से एक मोहभंग हो गया। और कभी उसके बाद जीवन का सफर तो सुगम हो गया होगा, जाहिर सी बात है, बहुत तरक्की करी, लेकिन वो जो एक टिस रहती है ना उस वक्त की, वो टिस वो तो टिसती रहेगी सारी उम्र। कठिन था, एक स्टेप बहुत मुश्किल था, पर एक आइडियोलॉजी सी दिमाग में घुस गई जिसको हम प्रगतिवादी लेखन कहते हैं। सही बात है। तो वो प्रगतिवादी लेखन के अंदर सबसे बड़ी बात के कुछ जो संगति होती है आपकी,
उन लोगों से हो गई जो कि इस तरह का लेखन लिखते थे, पसंद करते थे। और विनोद जी, मैं एक चलते चलते एक बात पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि विवाह आपने उसके साथ नहीं किया, परंपराओं के हिसाब से आपने विवाह नहीं किया, जो उस तरह के रीति रिवाज के साथ नहीं किया, तो किस तरह से किया फिर? हमने एक जब सोच लिया कि हाँ ऐसे ही करना है, तो एक गुरुद्वारे में हमने 4 फेरे लिए बस, कुछ दोस्तों की हाजिरी में। क्या और बात कोई रिश्तेदार नहीं था उसमें, ना तो उधर से ना इधर से। और वो प्रतिवादी, जैसे मैंने कहा, लेखक थे। तो पंजाब से एक नवा जमाना अखबार निकलता है, अब भी निकलता है। तो वो नवा जमाना के एडिटर लोग, वो मेरी कविताएं छपती थी तो वो मुझे पसंद करते थे। और आज के समय में जो आपकी धर्मपत्नी है, वो आपकी रचनाओं को किस हद तक सहेजती हैं, सुनना पसंद करती हैं? कैसा माहौल है घर का? अभी जब मैं लिखता हूँ तो सबसे पहला मेरा जो पाठक है वो ही है जी। और उसने जो अगर इतना इनकरेज नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक पहुँचता नहीं। और मुझे इस बात का मान है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और आज हमारी शादी को 52 साल हो गए हैं। क्या बात है, बहुत और परमात्मा की दया है और हमेशा रहेगी भी। और हाँ, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो वो करके भेजता है ना, वो हमारे से ज्यादा जानता है। क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत खूब। हम जो मर्जी सोचें, लेकिन कई बार हमारे जो जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हैं वो गलत हो जाते हैं। और अगर वो जो आपको उस तरफ धकेल देता है कि आपको नहीं ये निर्णय लेना है, तो फिर आप उसमें चले जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि उसमें भी अच्छा ही होता है। लेकिन हम सहजता से उसको स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे स्वीकार करते हैं। अपना निर्णय हमें हमेशा पुख्ता लगता है, खुद का निर्णय। हाँ, स्वीकार। देखिए, ऐसा है ना कि अगर आपने जानबूझ के कोई काम किया है तो फिर आप उसको स्वीकार करेंगे ही जी। आपको अपने को लगता नहीं है कि भी मैंने गलत डिसीजन लिया है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, जी। चल रहा है जैसा आप चाहते थे। सही बात है। तो जी। और विनोद जी, इतनी सारी किताबें और हैं जिन पे चर्चा करनी थी, लेकिन बहुत कुछ जानना है, समझना है। एक मुकम्मल मुलाकात के लिए इतना समय काफ़ी कम है। जल्द आपको याद करेंगे फिर से इस आधी अधूरी मुलाकात को पूरा करने के लिए। और आप आए जस्ट टीवी के प्रांगण में, अपने दिल की बातें साझा करी, बड़ा साफ लफ्ज़ों में, लहजे में आपने सब कुछ बयां किया। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई विनोद खन्ना जी से और बहुत कुछ आपने आज सुना उनके जीवन के बारे में। और जल्द ही एक और मुलाकात होगी, लेकर आएंगे एक और ख़ास मेहमान। लेकिन आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। और अब मुझे और विनोद जी को, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।